Hello everyone, most welcome to join this session and very good morning to all of you. तो चलिए आज के सेशन को समझते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यू, जिसमें 10 एमसीक्यू हम अटेम्प्ट करेंगे, 5 एमसीक्यू एक्स्ट्रा नॉलेज इंक्लूड होगा, 5 एमसीक्यू आपसे ओरली पूछा जाएगा जो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक के रूप में और फिर अपनी जानकारी के हिसाब से देंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सेशन आपकी कांस्टेबल, टेट, सुपर टेट, फिर पीसीएस तक के एग्ज़ामों में हेल्प करने वाला है। एक बार एटलीस्ट आप ज़रूर ध्यान से देखिए सेशन कैसा है, उसके बाद फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इसके पहले भी हमने 2 सेशन कर रखे हैं तो इसलिए ये तीसरा सेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका होगा सही जवाब। पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको पता चल गया कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूनाबेड़ा अभयारण्य किस प्रदेश में है? सूनाबेड़ा अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या? उड़ीसा। ठीक है, तो सूनाबेड़ा अभयारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रखते हैं। उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 500 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, कितना? 500 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये दोनों जानकारी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है, यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है, जो अंततः विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती है। इसका क्या कारण है? आपके सामने ऑप्शन है, जल निकायों में प्रदूषण में वृद्धि, रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि, रोगाणुओं में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले यूट्रोफिकेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। उसके पहले हम पहले इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये समतल है, ठीक है, ये तल है और ये गड्ढा है कोई, ठीक है, जो तालाब की तरह है, और ये क्या है? तल है। और यहाँ पे क्या की जा रही है? इजीली समझिए, बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ पे खेती की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हो रही है फार्मिंग। ओके, अब यहीं पे साइड में लगा है एक इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री भी चल रहा है। ठीक है, और जिससे निकलने वाली पाइपलाइन भी इधर से आ रही है, एक रीजन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें। चलिए हम इसका कलर रेड कर लेते हैं। होता क्या है, अब यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रही है यहाँ पे, तो इसमें खाद तो पड़ेगा ही, है ना? तो इसमें रासायनिक तत्व तो पड़ेंगे ही, और यहाँ पे क्या है? वाटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाटर है। और अगर ये वाटर यहाँ से, अब यहाँ पे पानी आई या बाढ़ की स्थिति आई, चाहे जैसे भी, अब ये आके यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये इंडस्ट्री की पानी और खेत से निकलने वाली पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। ठीक है, अब इस पानी में क्या होता है, जो रासायनिक पोषक तत्व हैं यहाँ से जो बह के आ रहे हैं, इसकी अधिकता हो जाती है। कहाँ पे? इस वाटर बॉडी में। ठीक है, ये जो जल निकाय है यहाँ पे उसकी अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वीड्स उगने लगते हैं, जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं, और भी बहुत सारे मतलब घास पतवार यहाँ पे उगने लगते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, एक तो सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाती है ना, नीचे तक पहुँच नहीं पाती है, एक प्रॉब्लम वो क्रिएट होता है। और एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति होने के कारण, ठीक है, मान लीजिए कोई अपशिष्ट पदार्थ भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो उसके डिकम्पोज के लिए ऑक्सीजन की अधिकता होगी, है ना? अब ऑक्सीजन की अधिकता होने की वजह से ये जो पानी है यहाँ पे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अधिक खर्च हो रहा है तो पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, है ना?
ऊपर से अगर जलकुंभी या फिर विट्स कोई भी किसी भी प्रकार का घास पतवार उगाया तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से इस पानी में जो जीव है, ठीक है, यहाँ पे जो गड्ढे में जो जीव है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। वो मछली है तो मछली खतरे में आ जाएगी। अन्य पशु जो यहाँ आसपास रहते हैं, ठीक है, वो भी इस पे निर्भर करते हैं, पानी को पीने आते हैं, तो वो भी पानी दूषित हो चुका है, ठीक है, अधिक पोषित हो चुका है, तो यानी कि दूषित हो चुका है ना। वो भी इसको पिएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो अब इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, चूज कीजिए। तो इसमें देखिए दो जो सेकंड ऑप्शन है, रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि हो जाना, ठीक है। तो ये क्या होगा, सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपने इसे खूब बढ़िया से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूनेप बोलते हैं, द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप द्वारा, ठीक है, इन दी गई संस्थानों में से जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल है इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जलवायु को सी से डिनोट करते हैं, परिवर्तन को सी से डिनोट करते हैं और पैनल को पी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ICCP, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पैनल। तो इसका गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप द्वारा किया गया था, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट था आजकल, मतलब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट इन्वायरमेंट है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1973 में। राइट ऑप्शन चूज कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, यानी कि 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस लिए की गई थी, बाघों की रक्षा के लिए, ठीक है, और कब की गई थी, 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, चीन, ब्राज़ील, फ्रांस, भारत। तो अगर हम बात करें चीन की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश चीन ने ही किया है। उसके बाद कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यानी कि यूरोपियन संघ। उसके बाद कौन है, अमेरिका, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पहले पे कौन है, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, ए दिबांग घाटी, बी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, सी कुंभलगढ़, डी भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। ओके, अब थोड़ा सा जान लेते हैं, अब ये है कहाँ, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल हो गया। और ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 28 नंबर का, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, बताइए। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। ए है मध्य प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़,
सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी विशेषता जान लेते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में है ना, और ये मध्य प्रदेश में क्या अस्तित्व रखता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1197 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 1197 स्क्वायर, और आई एम डूइंग हियर 1197 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और क्या है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से पढ़िए। आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें से बताना है कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। मैं कथन पढ़ता हूँ। फर्स्ट है, एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्से को कवर करता है। दूसरा है, एशियाई ब्राउन बादल एक अस्थायी घटना है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत। तो देखिए, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एशियाई ब्राउन बादल है वो वायु प्रदूषण की एक क्या है? परत है। ठीक है, और जो उत्तरी हिंद महासागर, कहाँ पे? उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्से को कवर करता है। यानी कि अगर हम देखें इसकी स्थिति, ठीक है, रुकिए एक मिनट हम स्केचिंग करते हैं। अगर ये हमारा, ठीक है, और ये आके इधर टच किया, ठीक है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, इधर आप उधर चल गए गल्फ में, उसके बाद ये अमान, तो ये जो पाकिस्तान होल्ड अ मिनट, ये जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा, यानी कि अरब सागर का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ऊपर बादल बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ इनको हम क्या बोलते हैं? एशियाई ब्राउन बादल, और जो क्या है? वायु प्रदूषण की एक परत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमने ये चीज़ देख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? चूज कीजिए राइट आंसर। ए पर्यावरण और वन मंत्रालय, बी कानून मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ए। ठीक है, यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय। ठीक है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय क्या करता है? मेदिनी पुरस्कार देता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे आई थिंक कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। बाय बाय।